हाय गाइस, दिस इज़ हिमांशु सिवाल। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साइक्लोट्रॉन। देखिए, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, आपके नोट्स के अंदर दी हुई है। द साइक्लोट्रॉन वाज डिवाइज्ड बाय लोरेंस इन 1932। लोरेंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइक्लोट्रॉन को बनाया, डिवाइज किया 1932 में। इसका वर्क क्या है? फॉर एक्सेलरेटिंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सच एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टू अ वेरी हाई एनर्जी। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, इन्हें बहुत हाई एनर्जी यानी बहुत हाई स्पीड के साथ एक्सेलरेट कराने के लिए हम साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं। देखिए, न्यूट्रॉन आपको पता होगा, प्रोटॉन होती है हाइड्रोजन एटम, 1H1 की न्यूक्लियस को हम प्रोटॉन बोलते हैं, और 1H2 ड्यूटेरियम की न्यूक्लियस को हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है, सो दैट दे कुड बी यूज इन डिसइंटीग्रेशन एक्सपेरिमेंट। देखिए, डिसइंटीग्रेशन एक्सपेरिमेंट क्या है? मान लीजिए मेरे पास कोई न्यूक्लियस है, ठीक, और मैं इस न्यूक्लियस को तोड़ना चाहता हूँ। तो इसे तोड़ने के लिए मुझे यहाँ पर कोई हाई स्पीड पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन इस पर टकरा देंगे तो ये टूट जाएगा, तो इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। यानी किसी पार्टिकल को, किसी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हम प्रोटॉन को हाई स्पीड पर एक्सेलरेट कराकर उस पर स्ट्राइक कराते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में साइक्लोट्रॉन का यूज़ होता है। हम यहाँ सीखेंगे कि प्रोटॉन को हाई स्पीड पर एक्सेलरेट कैसे कराना है। हम डिसइंटीग्रेशन एक्सपेरिमेंट यहाँ नहीं सीख रहे, हमें सिर्फ क्या करना है, प्रोटॉन को हाई स्पीड पर एक्सेलरेट कैसे कराना है ये देखना है। ठीक है, प्रोटॉन को हाई स्पीड पर एक्सेलरेट यानी हाई एक्सेलरेशन पर एक्सेलरेट कराना है। देखिए, इसकी कंस्ट्रक्शन ध्यान से समझिएगा। साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन, देखिए, मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन की, तो एक्चुअली में साइक्लोट्रॉन कैसा दिखता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और साइक्लोट्रॉन का जो हम डायग्राम बनाते हैं वो हम इसका बिल्कुल बेसिक डायग्राम बनाते हैं जिस चीज़ से ये वर्क करता है। ठीक है, तो दो डायग्राम आपके नोट्स में यहाँ दिए हुए हैं। मैं एक सिंपल डायग्राम जो कि बनाना थोड़ा सा ईजी है, ये वाला बना रहा हूँ। दो डीज हमारे पास हैं, ठीक, दोनों डीज होलो हैं। होलो मीन्स इस टाइप से कुछ डीज होंगे ये, और इनके अंदर जो है, इनके अंदर पार्टिकल को मूव कराने के लिए जगह खाली है। जैसे कि मान लो मैं कोई पाइप लूँ और से बीच में से सिलेंडर को बीच में से कट कर दूँ तो दो मेरे पास पार्ट आ गए। इस टाइप से दो डीज हैं। ठीक, ये डायग्राम ऊपर से दिखाया गया है, डी का ऐसे ऊपर से देखोगे तो सिर्फ आपको डी चमकेगा, लेकिन अंदर का डायग्राम जो है ये वाला नोट्स के अंदर आपको दिया हुआ है। ठीक, तो दो मेरे पास डी हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2D होलो मेटलिक सेगमेंट D1 एंड D2। इनका हमने नाम दे दिया, ये D1 हो गया और ये हो गया बच्चों D2। ठीक है, आगे देखिए, विद अ स्मॉल गैप बिटवीन दैम, उनके बीच में हमने एक स्मॉल गैप छोड़ा है। एंड इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ अबाउट 1.6 टेस्ला, और एक अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा दिया 1.6 टेस्ला के अबाउट। ये जो मतलब डीज रखे हुए हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं जिसकी वैल्यू लगभग 1.6 टेस्ला है। तो 1.6 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये दो होलो डीज यहाँ रखे हुए हैं। इस सेटअप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज बाय अ लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये एक लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड बनाया गया है और ये डीज के परपेंडिकुलर है। मतलब डीज ऐसे रखे हुए हैं तो डीज के परपेंडिकुलर ये है, यानी अंदर। इस डायग्राम में देखो तो आपको अंदर की तरफ दिखाई देगा। ठीक है, नाउ एन आयन सोर्स इज लोकेटेड एट द सेंटर S इन द गैप बिटवीन द डीज। डीज के बीच में जो ये गैप है, यहाँ पर एक आयन सोर्स रखी हुई है S। आयन सोर्स यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ से रिलीज करेगी। अब रिलीज कैसे करेगी, आगे लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल चैम्बर कंटेनिंग अ हीटिंग फिलामेंट। इस S के अंदर, डायग्राम में नहीं दिखाना हमें तो सिर्फ लिखना है कि S एक हमारे पास आयन सोर्स है। उस S के अंदर एक चैम्बर है जहाँ पर एक हीटिंग फिलामेंट है और गैस भरी हुई है, जैसे कि हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन भरी हुई है तो यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा, और अगर इसके अंदर जो गैस है वो ड्यूटेरियम है तो न्यूट्रॉन रिलीज होगा। द आयन कम्स आउट थ्रू अ स्मॉल होल इन द आयन सोर्स। इसके अंदर एक स्मॉल होल है छोटा सा जहाँ से आयन्स रिलीज हो रहे हैं। आर अवेलेबल टू एक्सेलरेट, और ये एक्सेलरेट करने के लिए अवेलेबल है। साथ साथ इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर एक यहाँ हमने HF ऑक्सीलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर लगाया हुआ है। क्या यूज़ है HF ऑक्सीलेटर का वो आप वर्किंग में देखेंगे। आप फिलहाल कंस्ट्रक्शन में याद रखिए क्या क्या लगा है। HF ऑक्सीलेटर यहाँ लगा रखा है। ठीक है, हाँ, तो इतना आपके पास ये कंस्ट्रक्शन है। तो मैग्नेटिक कैसे कंस्ट्रक्ट होता है साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ डी।
एक हमारे पास होलो शेप डी है, ठीक है, और डी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, पर नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड है उसके जो एग्जिस्ट करता है कितना 1.6 टेस्ला का। दोनों डीज के बीच में गैप है, उस गैप में एक आयन सोर्स एस रखी हुई है जहां से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स रिलीज होंगे, ठीक है, और इसके साथ एक HF ऑक्सीलेटर लगा हुआ है। अब किसका क्या क्या काम है ये हम वर्किंग के अंदर देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, वर्किंग कंस्ट्रक्शन आप समझ गए। नेक्स्ट वर्किंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज वर्किंग? देखिए, सपोज दैट द आयन ऑफ मास m एंड चार्ज प्लस q इमर्जेस फ्रॉम द आयन सोर्स एट एन इंस्टेंट। किसी आयन सोर्स, ये जो आयन सोर्स है, इस आयन सोर्स से किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर मैंने मान लिया कि एक m मास का और चार्ज उसका कितना है q चार्ज का पार्टिकल रिलीज हुआ। इतना श्योर है, चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। चार्ज की मैग्नीट्यूड कितना भी हो सकता है, हमने q चार्ज मान लिया, उसका m मास मान लिया, और इस आयन सोर्स से ये पार्टिकल जो है वो रिलीज हुआ। व्हेन d2 इज नेगेटिव, हम मान रहे हैं कि इस d2 प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है और इस d1 प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है। इट विल एक्सेलरेट टुवर्ड d2। ये चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा? d2 की तरफ जाएगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है। d1 प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किधर भागेगा? नेगेटिव की तरफ। तो ये चार्ज पार्टिकल, ये जो पॉजिटिव चार्ज रिलीज हुआ है, ये कहाँ जा रहा है? d2 प्लेट की तरफ। इट विल एक्सेलरेट टुवर्ड d2 बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप। अब एक बात बताइए भाई, यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को निकलते ही एक्सेलरेट कराएगा। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, पार्टिकल रिलीज हुआ इधर। तो आप सभी को पता है, अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल होता है तो वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या कर रहा होगा? ये चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मूव करा रहा है। और इन प्लेट्स के बीच में जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गए, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, वो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ, सॉरी इलेक्ट्रॉन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्रोटॉन, वो प्रोटॉन को, चार्ज पार्टिकल को वो इस तरफ एक्सेलरेट करा रहा है, ठीक है। देखिए आगे, now under the action of magnetic field which is perpendicular to the plane of the D's, the ion adopted circular path with a constant velocity v and radius r। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो आयन सर्कुलर पाथ भी अचीव कर लेगा इस तरफ एक्सेलरेट होने के साथ साथ, ठीक। और अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ रखा है, रेडियस इसकी कितनी होगी? mv/qb। कहाँ से आया था ये फॉर्मूला? मैं आपको एक बार सबको रिवाइज करा दूं कि जो फोर्स लगती है चार्ज पार्टिकल पर वो कितनी लगती है? qvb। और जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना है? mv²/r। तो v से एक पावर ये कैंसिल हो गई, r का फॉर्मूला आ गया mv/qb। तो इस रेडियस के साथ वो चार्ज पार्टिकल इसके अंदर मूव कर रहा है और एक्सेलरेट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा होगा एक सेमी सर्कल पूरा करने में? भाई यहाँ से चला तो एक आधा साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लगा? तो आधा साइकिल का टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? πr, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। और जो स्पीड है वो कितनी है? v की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो क्या आएगी? qrb/m, ये कैंसिल हो गया, तो m/m/qb। इतना टाइम लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल को आधा साइकिल कंप्लीट करने में। नाउ कंडीशन क्या है? देखिए ध्यान से, दिस शोज दैट द टाइम ऑफ द पासेज ऑफ द आयन थ्रू द d इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड एट द आयन एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये शो करता है कि जो टाइम लग रहा है वो ना तो r पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस कितनी है, और ना v पर डिपेंड कर रहा है। इन दो चीज़ों पर टाइम डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। ये बात मैं आपको लास्ट वीडियो में भी समझा चुका हूँ। सर्कुलर पाथ में जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसका टाइम और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों ही चीज़ रेडियस और वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। अब देखिए आगे ध्यान से, लेट potential difference between so adjust during the 1/2 cycle of the PD the ion complete a semicircle। भाई ये जो HF ऑक्सीलेटर है ये क्या कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस में भी ये क्या करता कि जो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव उसको चेंज करता रहता, और हम इसे इस हिसाब से एडजस्ट कर देंगे कि इतने टाइम के बाद, हर इतने टाइम के बाद, क्योंकि चाहे रेडियस बढ़ जाए पार्टिकल की, चाहे स्पीड बढ़ जाए पार्टिकल की, लेकिन टाइम तो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वो r और v पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी टाइम एक कांस्टेंट है। तो मैं वो फिक्स कर सकता हूँ कि इतने टाइम के बाद ये HF ऑक्सीलेटर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा इन दो डीज पर, वो चेंज होती रहेगी।
पॉजिटिव नेगेटिव को ऑल्टर करता रहेगा। तो होगा क्या इससे कि जब ये पार्टिकल यहाँ आ गया तो ये साइन हो गया नेगेटिव और ये साइन हो गया पॉजिटिव, तो ये फिर एक्सेलरेट करेगा। ठीक, तो पार्टिकल क्या, जैसे आप देखते हैं जैसे पार्टिकल गया तो जैसे ही वो डी के बीच में रहता है तो उस पर फोर्स लगती है, और अगर आप फोर्स लगाएंगे तो उसकी रेडियस बढ़ जाएगी। हर चक्कर के बाद उसकी रेडियस फिर बढ़ गई, ऐसे ही फिर बढ़ गई, हर बार उसकी रेडियस जो है यहाँ आने की वजह से बढ़ रही है। तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो गया है पॉजिटिव, वो फिर मूव करेगा, यहाँ आते ही फिर एक्सेलरेट कर देगा, एक्सेलरेट करेगा फिर रेडियस बढ़ गई, फिर यहाँ आते एक्सेलरेट। क्यों एक्सेलरेट कर रहा, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ आएगा ये साइन वापस नेगेटिव पॉजिटिव हो चुके होंगे और फिर से ये प्लेट उसे अट्रैक्ट कर लेगी। जब इधर आएगा तो ये प्लेट अट्रैक्ट कर लेगी, फिर इधर आएगा तो ये प्लेट अट्रैक्ट करेगी, ऐसे ही चलता रहेगा और उसकी रेडियस हर बार बढ़ती जा रही है। और रेडियस बढ़ रही है तो साथ साथ आप क्या समझ जाएंगे कि रेडियस बढ़ रही है तो साथ साथ क्या भी बढ़ रही होगी, वेलोसिटी भी, यानी हर चक्कर के साथ साथ प्रोटॉन की स्पीड बढ़ती 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 जा रही है। क्लियर, देखिए आगे, द आयन इज देयरफॉर फर्दर एक्सेलरेट बाय क्रॉसिंग द गैप बिटवीन D1 D2। इसका मतलब क्या है, जैसे ही वो गैप को क्रॉस करेगा, ये बीच का जो गैप है, हर बार वो एक्सेलरेट होगा। द आयन इज देयरफॉर फर्दर एक्सेलरेट विद क्रॉसिंग द गैप एंड एंटर D1 ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और जब D1 में वापस एंटर करेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी, फिर D2 में एंटर करेगा तो और बढ़ गई होगी वेलोसिटी। द प्रोसेस इज रिपीटेड आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। ये हाफ साइकिल के बाद ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। यहाँ आ गया, फिर और स्पीड बढ़ती जा रही है, रेडियस भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब क्या है, फाइनली द आयन बिकम्स इनफ एनर्जेटिक रीच द आउटर एज ऑफ द डीज। ये घूमते घूमते इतना एनर्जेटिक हो जाएगा कि इस डीज के बिल्कुल आउटर एज पर ये आ जाएगा और ये सिस्टम से बाहर चला जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ से एक गैप बना दिया इसको बाहर निकलने का, तो यहाँ से पूरी स्पीड के साथ बाहर आ गया होगा, पूरे एक्सेलरेशन के साथ। तो हमने चार्ज पार्टिकल को क्या करा दिया, एक्सेलरेट करा दिया बहुत हाई स्पीड पर। क्लियर, रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, देखिए रेजोनेंस कंडीशन बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं ये कहूँ, देखिए HF ऑक्सीलेटर को एक फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है हमें कि ये दोनों जो डीज हैं उनका जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन है वो कितनी टाइम के बाद बदले, उसको मैं बोल रहा हूँ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, अगर वो फ्रीक्वेंसी इस पार्टिकल के, प्रोटॉन के जो ये घूम रहा है, अगर इसके इक्वल कर दी, तब मैं कहूँगा कि जो पार्टिकल है, जो ये साइक्लोट्रॉन है, रेजोनेंस में है। रेजोनेंस कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन तब होगी अगर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को मैं गामा से डिनोट कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड सोर्स। ठीक है, पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कितनी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है, पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है तो 2 और आ जाएगा। देख लीजिए आप, गामा नोट अगर गामा के बराबर है, गामा क्या है 1 बाय टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं 2πr कर देंगे बस यहाँ पर 2πr, तो 2πr करेंगे तो 2πm/qb आ जाएगा। तो 2πm/qb ये आपका टाइम पीरियड आया, रेसिप्रोकल कर दो तो qb/2πm ये आपकी क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। तो अगर इस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी इस न्यू नोड के बराबर हो जाए, यानी जो HF ऑक्सीलेटर लगा है अगर मैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी कर दूं, qb/2πm, तो मेरा काम हो जाएगा। वो कंडीशन साइक्लोट्रॉन की रेजोनेंस कंडीशन होगी। और साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस कंडीशन में ही वर्क करता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि ये जो पार्टिकल है ये तो 1 सेकंड में 4 चक्कर काट रहा है, मान लो, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जितने चक्कर पूरे होते हैं वो फ्रीक्वेंसी है। मान लो कि जो प्रोटॉन है वो 4 चक्कर काट रहा है साइक्लोट्रॉन के अंदर, और HF ऑक्सीलेटर जो है वो साइन चेंज कर रहा 3 ही बार, तो बीच में कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी कि प्रोटॉन यहाँ होगा और इस डी पर पॉजिटिव चार्ज और इस डी पर नेगेटिव चार्ज हो, तो ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, यानी कि वो घूमकर यहाँ आना था और आगे की तरफ एक्सलेट होना था, लेकिन वो वापस चला गया। ठीक, अगर फ्रीक्वेंसी जो HF ऑक्सीलेटर की है वो प्रोटॉन के बराबर ना हो, यानी अगर साइक्लोट्रॉन को वर्क कराना है तो मुझे इस हिसाब से चेक करना होगा कि भी चार्ज पार्टिकल की वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मास कितना है, तब जाके मैं टाइम निकालूं और इस HF ऑक्सीलेटर को उतने ही टाइम पर सेट करूं कि ये हर उतने ही टाइम के बाद क्या करेगा, डायरेक्शन प्लस माइनस साइन की जो वैल्यू है वो चेंज करेगा। अगर ये जल्दी या स्लो चेंज करता है तो एक टाइम के बाद प्रोटॉन एक्सेलरेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए साइक्लोट्रॉन का रेजोनेंस कंडीशन में होना जरूरी है अगर आपको प्रोटॉन को एक्सेलरेट कराना है तो। चलिए
देखिए आप एक बार एनिमेशन मैंने बनाया है, ये देख सकते हैं कि प्रोटॉन किस हिसाब से एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक, प्रोटॉन कैसे घूम के और गैप से बाहर चला गया। ठीक है, अब देखिए आप लिमिटेशन क्या है। तो इसकी कुछ लिमिटेशन है। देखिए साइक्लोट्रॉन जब डिवाइस बनाई गई तो साइंटिस्ट का मानना ये था कि मैं इस प्रोटॉन को लाइट की स्पीड यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड के बराबर एक्सेलरेट करा दूंगा, यानी ये प्रोटॉन इतनी तेजी से मूव कर रहा होगा। परंतु वो उस चीज़ में सफल नहीं हो पाए। क्यों सफल नहीं हो पाए? क्योंकि एक मास का रिलेशन है वेलोसिटी के साथ, m = m0 रूट के अंदर 1 - v²/c², रेस्ट मास का। यानी जब भी कभी पार्टिकल को बहुत ज़्यादा स्पीड पर एक्सेलरेट कराया जाता है, अगर उसकी v ये स्पीड हम बढ़ा दें तो जो उसका मास होगा वो कम हो जाएगा। देखिए m0 ओरिजिनल मास है, v उसकी स्पीड है, अगर उसकी स्पीड बढ़ेगी तो m0 से डिवाइड होगा, तो ये वैल्यू जो है मास की वो, एक सेकेंड, ये v बढ़ गया तो 1 में से इसे माइनस करना है, ये न्यूमरेटर इंक्रीज हुआ तो वैल्यू और कम आएगी, और कम वैल्यू से अगर मास को, हाँ मास इंक्रीज होगा। ठीक, अगर आप मूव करा रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पीड पे तो मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। और ऐसा अगर हुआ, ठीक, द साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट द पार्टिकल वेलोसिटी एज हाई कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट, द रीजन इज दैट वेलोसिटी ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, क्योंकि जो पार्टिकल का मास है वो वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है। ठीक, और अगर मास बढ़ गया तो ये जो हमने टाइम पीरियड निकाला था जिस पर HF ऑसिलेटर को सेट किया होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी सेट की गई होगी वो फ्रीक्वेंसी तो बदल गई। HF ऑसिलेटर की तो उतनी रही, लेकिन चार्ज पार्टिकल की बदल गई, क्योंकि वो मूव करते करते उसका मास क्या हो गया? चेंज हो गया। तो अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हमने कर दी तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और फिर वही दिक्कत होगी जो मैंने आपसे कही थी कि साइन ऐसा किसी कंडीशन पे आ रहा होगा, प्रोटॉन यहाँ है, प्रोटॉन को जाना इधर है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो वो उसको जाने ही नहीं देगा। हमें ऐसी कंडीशन चाहिए कि प्रोटॉन अगर यहाँ है तो इधर नेगेटिव हो, इधर पॉजिटिव हो, ताकि वो इधर आराम से जा सके। ठीक है, तो अगर हम प्रोटॉन को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर एक्सेलरेट कराते हैं तो इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है उसका जो मास है वो मास बढ़ जाएगा, और मास बढ़ने की वजह से टाइम पीरियड की वैल्यू जो है वो बदल जाएगी और साइक्लोट्रॉन वर्क नहीं कर पाएगा। तो एक इसकी लिमिटेशन ये है कि प्रोटॉन को आप एक्सेलरेट तो करा सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना लाइट की स्पीड है। नेक्स्ट, दूसरी चीज़ जो दूसरी प्रॉब्लम है इसके साथ वो क्या है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करा पाता, क्योंकि यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करा पाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, यानी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, और उसकी वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो उसका भी मास की प्रॉब्लम आएगी, यानी जैसे जैसे वो स्पीड पर तेज मूव करेगा उसका मास चेंज हो जाएगा। यानी उसके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेलरेट करा ही नहीं सकते, प्रोटॉन को कुछ स्पीड तक एक्सेलरेट करा पाएंगे, उससे ज़्यादा अगर आप ले जाते हैं तो प्रोटॉन जो है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, साइक्लोट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए भी डिवाइस बनाई गई हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए भी डिवाइस बनाई गई हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि प्रोटॉन को हम कैसे एक्सेलरेट कराते हैं, यानी कि साइक्लोट्रॉन कैसे वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटिंग इन अ साइक्लोट्रॉन। ये जो पार्टिकल यहाँ एक्सेलरेट कर रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? देखिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है। काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 12 mv², और वेलोसिटी आप निकाल चुके हैं। पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? qBr/m, qBr/m और उसका स्क्वायर, यानी 12 m q² b² r²/m², m से पावर कैंसिल, तो क्या आ गया q² b² r²/2m। इतनी काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की होगी जो साइक्लोट्रॉन के अंदर मूव कर रहा है, r² q² b²/2m। ठीक, तो इतना आपका टॉपिक है साइक्लोट्रॉन, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका डायग्राम कम से कम 1-2 बार, और दोनों, एक डायग्राम बनाया मैंने यहाँ बोर्ड पर, आपको दोनों डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, मैंने आपको साइक्लोट्रॉन का असली फोटो भी दिखा दिया और एक एनिमेशन भी आपको दिखा दी कैसे प्रोटॉन एक्सेलरेट हो रहा होगा। थैंक यू।